दोस्त, मेरे कहने पर इस एनिमे को जरूर देखना। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे देख तुम्हें डीमन स्लेयर की याद आ जाएगी। तो ये कहानी है जिंता की, जिसकी बहन एक डीमन होती है। इसी वजह से उसके पिता उसकी बहन को बहुत मारते पीटते और इसी वजह से जिंता अपनी बहन को लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिंता अपनी बहन को मारने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है। तो आखिर क्यों एक भाई जो अपनी बहन से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसने अपनी ही बहन को मारने का संकल्प लिया? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1830 में होती है, जहां एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को पीट रहा था। वो बच्ची अपने बड़े भाई से मदद मांगती है, जो ये सब देख रहा था, और उसका भाई भी वहाँ कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो आदमी उस छोटी सी बच्ची को एक जगह पर कैद कर देता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी उस बच्ची का पिता है। जिसके बाद इस तेज बारिश में उसका भाई चिंता अपनी बहन के पास जाता है, पर वहाँ उसकी बहन नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे उसकी बहन सुजुने सामने दिखाई देती है। सुजुने रोते हुए अपने भाई को देखती है, और जब चिंता उसके पास जाता है तब वो कहती है कि आप मुझसे दूर रहिए, वरना पिताजी आपको भी पीटेंगे। पर तभी चिंता कहता है हम यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन इस काली बरसात वाली ठंडी रात में एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, पर ये दोनों इस बात से खुश थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद सुजुने बेहोश हो जाती है, और जैसे ही चिंता भी बेहोश होने वाला था, तभी उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला कोई शख्स नजर आता है। पर फिर वो बेहोश हो जाता है, और फिर जब उसकी आंख खुलती है तब हम देखते हैं कि वही आदमी जिंता को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने साथ ले जा रहा था। उसकी बहन भी वही थी। जिसके बाद ये आदमी जिंता को नीचे उतार कर उसे खुद चलने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उस आदमी के साथ एक गांव में आते हैं, और हमें जानने को मिलता है कि इस गांव में सिर्फ ब्लैक स्मिथ रहते हैं जो कटाना बनाते हैं। फिर जैसे ही ये सब उस आदमी के घर तक पहुंचते हैं, उस आदमी की बेटी अंदर से आकर अपने पिता के सीने से लग जाती है। जिसके बाद उस बच्ची के पिता कहते हैं कि अब से ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। जो बात सुनी ये लड़की जिंता के पास जाकर अपना नाम शिरायुकी बताती है। ये दोनों भाई बहन भी उसे अपना नाम बताते हैं, पर सुजुने देखती है कि शिरायुकी जिंता से कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रही है, जो शायद उसे पसंद नहीं आता। अब रात में जब जिंता को नींद नहीं आती, तब वो देखता है कि ये महाशय अपनी तलवार चमका रहे हैं, और ये एक पहरेदार हैं जो लोगों की हिफाजत करते हैं। अब अगले दिन जब शिरायुकी सुबह उठती है, वो जिंता को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ नदी में नहाते हैं। यहाँ इनकी एक और दोस्त बनती है। ये सब बहुत खुश होते हैं। अब शाम को घर लौटते वक्त इनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उसे लेने के लिए आ जाती हैं, पर चितोसे की माँ को देख शिरायुकी की आंखों में जरा उदासी सी आ जाती है। जिसके बाद अब एक साथ जाते हुए जिंता कहता है तुम्हारी माँ का नाम युकासे है ना? और मैं जानता हूँ कि उन्हीं की बदौलत हमें इस गांव में रहने की इजाजत मिली है, पर वो कभी श्राइन से घर नहीं आती। शिरायुकी कहती है हाँ, क्योंकि वो इसुकी हिमे है। और दोस्तों, जो पुजारन अग्निदेव की पूजा करती है उसे इसुकी हिमे कहा जाता है, और उन्हें देखने की इजाजत सिर्फ गांव के मुखिया और शिरायुकी के पिता को है, क्योंकि इसुकी हिमे नॉर्मल लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। शिरायुकी ने भी अपनी माँ को कई सालों से नहीं देखा। अब 3 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंता महाशय के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर महाशय आसानी से जिंता के वारों से बचकर उसे आसानी से हरा देते हैं। इसीलिए जिंता कहता है मैं तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। जिस पर महाशय कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जिंता, तुम धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हो। जिसके बाद महाशय अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तभी शिरायुकी अपने पिता को उनकी तलवार दे देती है। जिसके बाद शिरायुकी जिंता के पास आकर कहती है तुम उदास हो गया तो तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें चीयर करना चाहिए, और वो उसका सिर सहलाने लगती है। पर असल में शिरायुकी की उम्र जिंता से कम है, पर शिरायुकी के अनुसार वो जिंता से ज्यादा मैच्योर है। और तभी वहाँ सुजुने आ जाती है। शिरायुकी कहती है चलो अब खाने का वक्त हो गया। जिसके बाद ये दोनों जिंता की ओर अपने हाथ बढ़ाती हैं, और जिंता भी अपना हाथ बढ़ाता है। अगले सीन में जिंता काफी बड़ा हो चुका है, और यहाँ की जो पुजारन होती हैं वो जिंता की तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसकी डीमन स्लेइंग स्किल्स बहुत कमाल की हैं। और इस बार चिंता ने एक ऐसे डीमन को मारा है जो इस गाँव में भेष बदल कर आया था। तभी एक ताऊ बताते हैं कि डीमंस की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा हो सकती है, पर सिर्फ एक जवान पुजारन का मांस खाकर ही एक डीमन अमर बन सकता है। और इनकी जो पिछली पुजारन थी युकासे, उन्हें भी एक डीमन ने खा लिया था, और उस डीमन को ये लोग तभी हरा पाए जब शिरायुकी के पिता ने अपना बलिदान दिया। सो यहाँ पुजारन कहती हैं शायद से वो डीमन द सेक्रेट स्वॉर्ड याराई को हथियाना चाहते हैं।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी इजुकी हिमे वंश को मिलती आई है। और किस्से कहानियों के मुताबिक ये पवित्र तलवार याराई इस गांव की बेस्ट स्मिथिंग टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी और शायद से डीमंस अब इसी की ताकत हथियाना चाहते हैं। सो ये कियोमासा नाम का बंदा कहता है अब वो डीमंस अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब मिस पुजारन की सेवा यहाँ 2 सेंटिनल्स करने वाले हैं। पर ये बात सच है कि उनमें से एक को तलवार चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ पर वो जिंता को टोंट मार रहा है, पर तभी पुजारन कहती है इस जगह पर सब बराबर हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि ये पुजारन और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी है। जिसके बाद इनकी ये मीटिंग समाप्त होती है और सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जिंता के अलावा सब लोग चले जाते हैं और उसके बाद ये पुजारन अपने पर्दे में से बाहर आती हैं और वो सीधा आकर जिंता से कहती है तुम्हें मुझे प्रिंसेस बुलाने की बजाय मेरे नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब मुझे मेरे नाम से पुकारने वाला कोई नहीं बचा। जिसके बाद जिंता शिरायुकी का नाम लेता है, जिससे शिरायुकी खुश हो जाती है और इसके बाद वो जिंता को बताती है कि आज यहाँ सुजुने भी है। जिसके बाद ये दोनों प्रिंसेस रूम में झांकते हैं जहाँ सुजुने सो रही थी। पर दोस्तों सुजुने का शरीर अब तक बच्ची जैसा ही है, वो जरा भी नहीं बढ़ा। उसे देख चिंता कहता है मैंने कितनी बार इसे यहाँ आने से मना किया है, पर ये शिरायुकी कहती है कि ये यहाँ पर बस तुम्हें देखने आती है, क्योंकि जिंता के अब एक डीमन हंटर बन जाने की वजह से उसे घर जाने का मौका ही नहीं मिलता और इसी वजह से सुजुने जिंता से नहीं मिल पाती। जिसके बाद जैसे ही सुजुने की आंख खुलती है वो जिंता को देख वेलकम होम बोलती है। जिंता कहता है कि सुजुने मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हें श्राइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही यहाँ के नियम है और तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। सुजुने कहती है ठीक है। जिसके बाद सुजुने यहाँ से चली जाती है ताकि कोई उसे देख ना ले। उसके जाने के बाद शिरायुकी कहती है सुजुने कितनी प्यारी है ना। जिंता कहता है हाँ, पर कभी कभार बहुत परेशान कर देती है वो। जिसके बाद श्राइन की ओर ताऊ आते हैं और वो कहते हैं प्रिंसेस मैंने आपको जो प्रपोजल दिया था उसके बारे में आपका क्या कहना है। और फिर वो जिंता को देख उसे यहाँ से जाने को कहते हैं और जब जिंता कुछ कहने की कोशिश करता है तब शिरायुकी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन जिंता के जाने से पहले वो कहती है तुम इस गांव के रखवाले हो और तुम्हें अपना कर्तव्य हमेशा निभाना होगा। और दोस्तों इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिरायुकी के माता पिता गुजर चुके थे और फिर रात के वक्त शिरायुकी जिंता को बताती है कि अब वो एक इजुकी हिमे बनने वाली है, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद अब उसे ही इस गांव की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। पर इसका मतलब ये भी होगा कि जिंता फिर शिरायुकी को कभी नहीं देख पाएगा। जिंता कहता है मैं अपने तरीके से तुम तक पहुंचूंगा और चाहे कुछ हो जाए तुम्हारे पिता की तरह एक डीमन हंटर बनकर इस गांव का वो योद्धा बनूंगा जो पुजारन की रक्षा करता हो। ये बात सुन शिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद यही याद करते हुए प्रेजेंट में जिंता श्राइन से चला जाता है। पर इसके बाद हम 2 डीमंस को देखते हैं जो यहाँ एक प्लान बनाकर आए हैं और इनकी नजर है सुजुने पर। जिसके बाद अगले दिन सुबह जिंता उठ चुका है और फिर सुजुने भी उठ जाती है और जैसे ही सुजुने को पता चलता है कि आज दोपहर तक जिंता को श्राइन में जाने की जरूरत नहीं है, तब इस बात से सुजुने बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सुजुने की एक आंख बिल्कुल डीमन की तरह है और इसी वजह से वो हमेशा एक बैंडेज बांधे रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब इनकी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है मिस प्रिंसेस शिरायुकी और शिरायुकी छुप कर आई है ताकि वो आज जिंता के साथ वक्त गुजार सके। सुजुने कहती है हम सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। सुजुने कहती है आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। जिंता कहता है चुपचाप खाना खाओ वरना मैं थप्पड़ मार दूंगा। जिस पर शिरायुकी कहती है तुम सुजुने को कभी थप्पड़ मार ही नहीं सकते। जिस पर वो कहता है जरूरत पड़ने पर एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। पर ये दोनों ही जिंता की बातों को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि जब सुजुने जिंता के सामने अपना चेहरा करती है तब जिंता उसे थप्पड़ नहीं मार पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जिंता को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताने को मिला है, जिससे जिंता खुश होगा और जिंता को खुश देख सुजुने खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों सुजुने को यहीं छोड़ चले जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों को एक साथ घूमते हुए एक किसान देख लेता है और वो हैरान हो जाता है कि जिंता किसी खूबसूरत लड़की के साथ है। और दोस्तों फिर तेजी से इसकी खबर पूरे टाउन में फैलने लगती है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ ये चितो से जिंता से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जिंता कहता है मेरी एक दोस्त। जिसके बाद ये दोनों अपना ऑर्डर देते हैं और इसके बाद ये दोनों बात करते हैं कि चितो से शिरायुकी को नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने कई सालों से शिरायुकी को नहीं देखा है। तभी चितो से इनका ऑर्डर लेकर आ जाती है। पर दोस्तों इनके ऑर्डर के अलावा चितो से जिंता के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आती है जो उसे बचपन से पसंद है। उस राइस क्रैकर को खाने के बाद जिंता कहता है ये बहुत अच्छा है, जो बात सुन चितो से खुश होकर यहाँ से चली जाती है। जिंता कहता है अब हम पहले जितने फ्रेंडली नहीं रहे क्योंकि अब मैं ब्लेज सेंटिनल बन चुका हूँ। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। जिंता कहता है तुम्हारे पिता हमेशा कहा करते थे कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती।
उन्होंने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। शिरायुकी कहती है, मैं दुआ करूंगी कि हम मेरे माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल सकें। अब शाम के वक्त ये नदी किनारे आते हैं और आज का दिन उसके साथ बिताने के लिए शिरायुकी जिंता को शुक्रिया कहती है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल पहले की तरह बात करना चाहती थी, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी और यहाँ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो जिंता को बताती है कि वो कियोमासा से शादी करने वाली है। गाँव के चीफ ने मुझसे कहा कि डीमंस मुझे मारने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना उत्तराधिकारी पैदा कर देना चाहिए। और कियोमासा इसी गाँव में पैदा हुआ। हम दोनों की शादी सभी के लिए फायदेमंद रहेगी और गांव की पुजारन होने के नाते मैं इसे मना नहीं कर सकती, पर शिरायुकी होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहूंगी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगे। जिंता कहता है, मैंने इजुकी हिमे की हिफाजत करने की कसम खाई थी, शिरायुकी की नहीं, और इसीलिए मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की। पर आज अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। जो सुन शिरायुकी कहती है, तुम और मैं एक जैसे हैं, हम प्रायोरिटी उन्हीं चीजों को देते हैं जो जरूरी होती हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग भी गई तब भी मैं तुमसे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी और इसीलिए मैं एक इजुकी हिमे के तौर पर अपनी जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरा दिल आखिरी दम तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। जिंता भी वादा करता है कि वो भी उसका रक्षक बनकर हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। पर दूसरी ओर हम सुजुने को बिल्कुल अकेला देखते हैं, बिल्कुल तन्हा। जिसके बाद शाइन में जिंता को पता चलता है कि पास ही के जंगल में 2 डीमंस को देखा गया है और उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी जिंता को सौंपी जाती है। अब फिर जब जिंता यहाँ से जाने लगता है तब कियोमासा उसे रोकता है और कहता है, तुम जान चुके हो ना कि इजुकी हिमे और मैं शादी करने वाले हैं, तब भी तुम इतना शांत क्यों हो? जिंता कहता है, राजकुमारी की खुशी और इस गाँव की सुख शांति के लिए। ये बात सुन कियोमासा कहता है, सच में तुम पागल हो। जिंता ये कहकर चला जाता है कि शायद हाँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिजुने जो घर पर अकेली थी, उसके पास एक मोहतरमा आती है। दूसरी ओर जिंता जंगल में आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है। पर जिंता अपनी तलवार से उस हमले को रोक चुका था और तभी धुएं में से निकलता है एक डीमन। उसे देखते ही जिंता उसकी ओर हमला करने जाता है, पर इसका शरीर बहुत मजबूत था, साथ ही जिंता थोड़ा घायल भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद जिंता इस डीमन पर एक और स्ट्राइक करता है और इस बार जिंता के हमले से इस डीमन का एक हाथ कट जाता है। लेकिन इसके बाद वो डीमन अपना हाथ उठाकर कहता है, मैं जानता था इसमें मजा आएगा। इंसानों के मुकाबले हम डीमंस की उम्र बहुत ज्यादा होती है, पर इंसान अपनी टेक्निक्स को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। वैसे फिलहाल तुम्हें ये जानना चाहता हूँ, आखिर तुमने ये तलवार क्यों उठाई हुई है? जिंता कहता है, उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो मेरे दिल के करीब हैं। दूसरी ओर उस डीमन की वो दूसरी साथी डीमन सुजुने के पास आई हुई है और यहाँ वो सुजुने से कहती है, शायद तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो और यही प्यार तुम्हें अब तक इंसान बनाए हुए हैं। सुजुने उस डीमन से कहती है, हाँ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। सो अब वो डीमन उसे बताती है कि कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुँचाना चाहता है और मैं तुम्हें वो ताकत देने आई हूँ जिससे तुम अपने भाई को बचा सको। लेकिन सुजुने एक डीमन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। लेकिन तभी वो डीमन सुजुने के माथे पर उंगली रखती है, जिससे सुजुने को कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं जहाँ शिरायुकी कियोमासा के साथ वो सब करने के लिए कपड़े उतार रही है। ये डीमन कहती है, मैं भविष्य देख सकती हूँ, साथ ही दूसरों को भी कुछ झलकें दिखा सकती हूँ। सुजुने कहती है, नहीं ये सब झूठ है। वो डीमन कहती है, चलो ठीक है, तो तुम खुद चलकर क्यों नहीं देख लेती? मेरी बात मानो, तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगी। और अपने भाई के लिए सुजुने उस डीमन की ओर हाथ बढ़ा देती है। दूसरी ओर चिंता उस डीमन से पिटते हुए नदी में आ गिरता है, तभी वो डीमन भी उसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ चिंता भी उस डीमन से एक सवाल पूछता है, आखिर तुम इंसानों को दर्द क्यों पहुंचाते हो? ये कहता है, हम डीमंस अपनी जिंदगी में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आते हैं और मेरा उद्देश्य यहीं पर है और इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना हम डीमंस कैसे कहलाएंगे। और इसके बाद वो डीमन जिंता से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। जिंता गहरी सांस लेकर डीमन पर हमला करने जाता है, पर डीमन के हमले से उसका एक हाथ कट जाता है और वो डीमन अपने दांतों से जिंता की तलवार भी तोड़ देता है। पर तभी जिंता अपनी टूटी हुई तलवार पकड़ उसे डीमन की छाती में दे मारता है और अपना पूरा जोर लगा देता है और खून बहने की वजह से वो डीमन वहां मारा जाता है। पर मरते हुए वो डीमन कहता है, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता इस गांव में आएगा सब कुछ तबाह करने के लिए। और तभी अचानक जिंता के जहन में सुजुने का जिक्र आता है और यहाँ ये डीमन कहता है, इंसान ये लो मेरी ओर से तुम्हारे लिए तोहफा। और उस डीमन का वो कटा हुआ हाथ जिंता के मुंह को पकड़ लेता है और अब उस डीमन की आवाज आती है, तुम ये तलवार दूसरों की हिफाजत करने के लिए उठाते हुए है ना, लेकिन क्या हो जब वो लोग तुम्हारी हिफाजत के लायक ही ना बचे
और जिंता यहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कियोमासा शिरायुकी के साथ वो सब करना चाहता है। इस वक्त सबसे सही वक्त है, यहाँ कोई नहीं है। अब शिरायुकी आंखों में आंसू लिए जिंता को याद करते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख कियोमासा कहता है, सच में तुम दोनों पागल हो। और अब जैसे शिरायुकी आगे बढ़ती है, कियोमासा अपने कदम पीछे करने लगता है, लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही वहाँ ये दरवाजा तोड़ डीमन आ जाती है और उसी के साथ यहाँ आ चुकी थी सुजुने। दूसरी ओर जिंता को होश आता है। वो देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका है। जिंता तुरंत भागकर सुजुने के लिए जाने लगता है, पर तभी जिंता देखता है कि गांव में चारों ओर आग लगी हुई है। यहाँ सुजुने शिरायुकी से पूछती है, मुझे लगा कि तुम जिंता से प्यार करती हो, पर देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए तो कोई भी चलेगा। जिंता अपने घर पर पहुंचता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वहीं गांव के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ सुजुने कहती है, बस अपनी भाई की खुशी के लिए मैंने अपने जज्बातों को दिल में दबा कर रखा, पर लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? शिरायुकी कहती है, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इतना प्यार कि तुमने चिंता के लिए अपने शरीर को छोटा रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन रहो। पर तुम मुझे माफ कर दो, इजुकी ही में होने के नाते मुझे इस गाँव की लीगेसी को बचाना होगा। जो सुजुने कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ना चाहा और तुम वो सब कुछ फेंक रही हो? वो हंसते हुए कहती है, तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाकर रख दिया, पर अब मैं हर एक चीज का हिसाब लूंगी। वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये राजकुमारी एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे भाई को धोखा देकर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, और अब सिर्फ तुम अपने भाई को बचा सकती हो इस औरत को मारकर। ये बात सुनते ही सुजुने की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लैक पावर निकलती है और अगले ही पल में सुजुने एक एडल्ट लड़की बन जाती है और एक पूरी डीमन। जब कियोमासा उसे बचाने के लिए तलवार उठाता है, तब वो फीमेल डीमन उसे ये कहकर दूर फेंक देती है कि ये दो औरतों के बीच की लड़ाई है। जिसके बाद वो फीमेल डीमन सुजुने से कहती है कि तुम्हें इस औरत को उस तलवार से मारना चाहिए जिसकी ये हिफाजत करती आई है, इससे इसकी आत्मा को खुशी मिलेगी। जिसके बाद वो कियोमासा को यहाँ से ले जाती है और सुजुने याराई तलवार निकालती है। तभी जिंता यहाँ भागते हुए आता है। उसे देख शिरायुकी उसकी ओर भागती है। जिंता भी उसे सीने से लगा लेता है, पर अगले ही पल में शिरायुकी की गर्दन धड़ से कटकर अलग फिक जाती है और सुजुने आकर कहती है, आप ठीक तो है ना भैया? उसके हाथों में शिरायुकी का सिर था और इसके बाद सुजुने पागलों की तरह शिरायुकी की बॉडी में ये तलवार मारने लगती है। जिंता गुस्से में आकर अपनी तलवार से सुजुने पर वार करता है। सुजुने कहती है, क्या हुआ भैया, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये मैं हूँ आपकी सुजुने। ये सुन जिंता कहता है, क्या तुम सुजुने हो? पर तुमने शिरायुकी के साथ वो क्यों किया? सुजुने कहती है, वो राजकुमारी आपको धोखा दे रही थी, वो किसी और से शादी कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, चलिए भैया अब हम घर चलते हैं। पर जिंता कहता है, तुमने उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा। तुमने शिरायुकी को भी मार दिया और अब तुम घर जाना चाहती हो। मैं समझ चुका हूँ कि मेरी बहन सुजुने बहुत लंबे वक्त पहले मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद जिंता सुजुने पर वार करने लगता है, पर उसकी तलवार ही टूट जाती है। लेकिन इसके बाद उसकी बॉडी में से भी डीमन पावर निकलने लगती है। उसका हाथ उसी डीमन की तरह हो जाता है जिससे जिंता ने फाइट की थी। सुजुने कहती है, आखिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? मैंने तो उसे आपको खुश करने के लिए मारा है। पर जिंता गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जो सुन सुजुने रोते हुए कहती है, ओ तो आपने मुझे बाकी सबकी तरह छोड़ देंगे? आप भी बाकी सबकी तरह निकले, आप मेरी दुनिया थे, पर अब आप मुझे मारना चाहते हैं? और यही कहकर वो बिजली की तेजी से जिंता पर हमले करने लगती है और फिर वो अपना हाथ जिंता के पेट में मार देती है। लेकिन फिर वो अपना हाथ निकाल नहीं पाती और इसके बाद जिंता अपनी पूरी ताकत से सुजुने पर वार करता है। लेकिन इतने खतरनाक हमले से भी सुजुने मरती नहीं। उसे जिंदा देख जिंता फिर से उस पर हमला करने जाता है और ये हमला सुजुने को खत्म कर देता अगर उसके सामने ये फीमेल डीमन ना आती और ये सुजुने को यहाँ से भागने को कहती है। सुजुने वहाँ से जाने लगती है। जिंता अपना हाथ इस डीमन की बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, पर वो डीमन उसे ऐसा नहीं करने देती। पर जाने से पहले सुजुने कहती है, अब मैं हर एक चीज से नफरत करने लगी हूँ, मैं ये दुनिया खत्म कर दूंगी, पर सब कुछ खत्म होने से पहले मैं आपके पास आपसे आखिरी बार मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर ये डीमन हंसते हुए कहती है, आखिरकार मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, मैंने भविष्य देखा है। आने वाले वक्त में डीमंस बस लोगों के मनोरंजन के लिए किस्से कहानी बनकर रह जाएंगे और यहाँ मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और वो डीमन यहाँ मारी जाती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और गांव में जो आग लगी थी वो बुझने लगती है। जिसके बाद चिंता शिरायुकी की बॉडी के पास आता है और रोते हुए कहता है, मैं किसी की हिफाजत नहीं कर पाया। और फिर वो वहाँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है।
कुछ दिन गुजरते हैं। गांव में रिपेयरिंग का काम चालू हो गया है और यहाँ चिंता भी अपनी सारी पुरानी यादें छोड़ यहाँ से निकलने वाला है। पर तभी उससे गांव का चीफ मिलने आता है। इसके बाद चिंता इन्हें बताता है कि वो ये गांव छोड़कर जा रहा है ताकि वो आने वाले वक्त में शैतानों के देवता को रोकने की तैयारी कर सके। और मुझे ये सबका अंत करना होगा क्योंकि दोस्तों वो शैतानों की देवता जिंता की बहन सुजुने ही होने वाली है। और क्योंकि सुजुने ने जिंता के प्यार को मारा है इसीलिए जिंता सुजुने को मार देगा। पर अगर मुमकिन हो तो वो एक शांति का रास्ता भी अपनाना चाहेगा। ये बात सुन गांव का चीफ जिंता को याराई तलवार देता है ताकि वो इसे अपने साथ ले जाए। और अब जिंता ही इस तलवार का असली हकदार है और अब पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक उसके नाम में कांची ऐड होगा। अब जिंता का नाम है जिन्या। और इसके अलावा इस तलवार का ख्याल रखने वाला इसुकी हिमे खानदान खत्म हो चुका है और ये तलवार मंदिर में पड़ी बस धूल खाती रहेगी। इसीलिए चिंता को ये तलवार अपने साथ ले जानी ही होगी, राजकुमारी शिरायुकी के लिए भी। और अगले ही पल में मुखिया छुप कर कहता है, मैं जानता था कि तुम और राजकुमारी एक दूसरे से प्यार करते हो, पर मेरा पोता कियोमासा भी राजकुमारी से प्यार करता था और इसीलिए मैंने अपने पोते के लिए राजकुमारी की शादी अपने पोते से करवानी चाहिए। ये सब जानकर भी जिंता मुखिया को उठाता है और अपने एक नए सफर पर निकल पड़ता है। पर तभी चितोसे उसके पास आकर कहती है, मेरी नजरों में तुम जैसे कल थे वैसे ही आज भी हो चिंता, इसीलिए प्लीज रुक जाओ। पर चिंता ये कहकर जाने लगता है, मैं वादा करता हूँ मैं लौट कर आऊंगा। और अब चिंता अपने नए सफर पर निकल पड़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है 170 साल। हाँ और दोस्तों ऐसे ही वक्त पल भर में गुजर जाता है। 170 साल गुजर चुके हैं और एक बंदा जिसके हाथ में तलवार है वो एक श्राइन में आता है और फिर यहाँ इस श्राइन की मीको यानी पुजारन से मिलता है। एपिसोड 2 जिंता के सफर को आगे बढ़ाते हुए 1850 में आता है। यहाँ हम एक गांव को देखते हैं और यहाँ हमें ज़ेंजी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सुगाया जनरल स्टोर में काम करता है। जिसके बाद हम चिंता को एक शख्स के आगे बैठा हुआ देखते हैं। तभी वो शख्स ज़ेंजी से कहता है, बाकी का काम तुम संभाल लो। और ये कहकर वो शख्स यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ज़ेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ज़ेंजी है और मैं सुगाया जनरल स्टोर में एक क्लर्क हूँ। जिंता उसे अपना नया नाम बताता है, जिनिया। और अब तक ज़ेंजी के बॉस ने जिंता को सिर्फ इतना ही बताया है कि एक डीमन उनकी बेटी की जान लेना चाहता है जिसे वो मरवाना चाहते हैं। ज़ेंजी जिंता को आगे बताता है कि जिंता को बॉस की बेटी नासु का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा जो कि इस साल 13 साल की हो जाएगी। कुछ दिनों से नासु को अपने कमरे के बाहर एक डीमन दिखाई दे रहा है जो उसे देख यही कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। शायद से उस डीमन को लगता है कि नासु उसकी बेटी है और इसीलिए वो उसे किडनैप करना चाहता है। पर तभी वहाँ नासु आ जाती है। जिंता को देख वो कहती है, ओह तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब ज़ेंजी नासु को समझाने की कोशिश करता है तब वो कहती है, ये जरूर से कोई स्कैमर है जो बस यहाँ झूठा डीमन हंटर बनकर पैसे कमाने आया है। तुम मेरी बात सुनो, हम तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाले, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में रात हो जाती है। नासु अपने कमरे में थी, तभी बाहर से ज़ेंजी की आवाज आती है जो कहता है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर कम से कम मैं तो यहाँ रुक ही सकता हूँ ताकि मैं उस डीमन को आपसे दूर रख सकूं। पर दोस्तों नासु अंदर ही अंदर ये बात जानती है कि उसकी बात पर शायद किसी को यकीन नहीं है क्योंकि लोगों की नजरों में डीमंस बस कथा कहानियां हैं। और अब नासु कहती है, मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, शायद से इसीलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते। और अगले ही पल में नासु के कानों में उस डीमन की आवाज सुनाई देने लगती है। और अगले ही पल में ज़ेंजी देखता है कि उसके सामने एक काला साया उमड़ रहा है। नासु झांक कर बाहर देखती है, उसके सामने वही डीमन आ चुका था। ये डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। और भाई ज़ेंजी को लगता है कि अब तो वो गया। पर अगले ही पल में जिंता वहां आकर उस डीमन का हाथ काट देता है। पर जिंता को देख अब भी वो डीमन यही कहती है कि मेरी बेटी को लौटा दो। सो अब जिंता अपनी तलवार से वार करके उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो डीमन साया सा वहां से गायब हो जाता है। नासु बाहर आकर कहती है, क्या वो डीमन मर चुका है? जिंता बताता है कि जब डीमंस मरते हैं वो सफेद सी धुंध में गायब होते हैं, यानी कि ये डीमन अब भी जिंदा है और वो वापस आएगा। अब अगले दिन ज़ेंजी जिंता से कहता है, आपके मुताबिक वो डीमन अब तक मरा नहीं है, तो क्या आप आज रात यहाँ फिर से रुक सकते हैं? पर जिंता कहता है, ज़ेंजी तुम मुझे नासु के बारे में और बता सकते हो? वो डीमन बार बार यही कह रही थी, मेरी बेटी को लौटा दो। ज़ेंजी बताता है कि लेडी नासु के असली पेरेंट्स के मरने के बाद बॉस ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जरा भी बुरी नहीं है, वरना बॉस उन्हें कभी अडॉप्ट नहीं करते और बॉस की जिंदगी में भी कम दुख नहीं है। उनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया
और फिर उनका बेटा भी कहीं भाग गया और इन सब का दोष बॉस डीमंस को देते हैं। जिंता कहता है, ओह ऐसी बात है। अब शाम के वक्त हम नासु और उसके पिता को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। ये महाशय पूछते हैं, नासु जो बॉडीगार्ड मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो कैसा है? वो कहती है, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई बुरा आदमी है। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। महाशय कहते हैं, हर एक पिता अपने बच्चे की बहुत शिद्दत से परवाह करता है, इसीलिए तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन नासु को अच्छा लगता है और वो पूछती है कि पिताजी आपने उसी आदमी को हायर क्यों किया? वो कहते हैं, कुछ वक्त से डीमंस के देखे जाने की खबरें बढ़ रही हैं। साथ ही एक बात काफी चर्चा में है कि एक आदमी मात्र एक तलवार से डीमंस को मार रहा है और ये वही आदमी है और मैं जानता हूँ कि ये भरोसेमंद है। ये बात सुन नासु समझ जाती है कि उसके पिता को इस बात पर यकीन था कि वो डीमन को लेकर झूठ नहीं कह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नासु अपने पिता के साथ वक्त बिताते हुए यही सोच रही थी कि इनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया और इनके बेटे को भी एक डीमन ने किडनैप कर लिया, पर फिर भी इन्हें लगता है कि इनका बेटा लौटकर जरूर आएगा। पर लोग यही बातें करते हैं कि आखिर उन्होंने एक लड़के की बजाय लड़की को अडॉप्ट क्यों किया, और ये बातें याद करते हुए नासु को बहुत बुरा लगता है। अब रात के वक्त हम नासु के कमरे के बाहर ज़ेंजी और जिंता को देखते हैं। नासु ज़ेंजी को देख कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उस डीमन से लड़ भी नहीं पाओगे। और ज़ेंजी ये बात सुन उदास हो जाता है और इसके बाद वो जिंता से कहती है, मेरे पिता को तुम पर बहुत यकीन है, इसीलिए मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। जिंता कहता है, अपने पिता की वजह से हाँ, आपका एक बहुत ही प्यारा परिवार है। पर वैसे मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं मास्टर जूसो के खोए हुए बेटे के बारे में। ये सुनते ही नासु गुस्से में कहती है, मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती जो अपने घर से भाग गया हो। जिंता कहता है, मुझे माफ कीजिएगा। पर फिर नासु कहती है, क्या एक इंसान और डीमन के बीच कोई बच्चा पैदा हो सकता है? जिंता कहता है, हाँ। सो अब नासु को लगता है कि वो डीमन शायद से उसकी माँ है जो उसे लेने के लिए आई है। पर जिंता कहता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो डीमन आपकी माँ नहीं है। वैसे क्या तुम जानते हो डीमंस कैसे पैदा होते हैं? ज़ेंजी कहता है, बिल्कुल हमारी तरह डीमंस को जन्म उनके माता पिता देते होंगे। जिंता कहता है, हाँ ऐसा होता है, पर डीमंस तब भी पैदा होते हैं जब कोई डीमन किसी इंसान के साथ वो सब करता है, और वो तब भी पैदा होते हैं जब कई सारी नकारात्मक भावनाएं आपस में जुड़ जाती हैं। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि नासु घबराने लगी है क्योंकि इनके सामने वो डीमन फिर से आ चुकी है। वो आते ही जिंता पर हमला करती है, पर जिंता उसे पीट कर जमीन से लगा देता है। ज़ेंजी कहता है, इसे जल्दी से खत्म कर दो। पर जिंता नासु से पूछता है, क्या मैं सच में इसे खत्म कर दूं? क्योंकि अगर इस वक्त मैं इसे मार भी दूं तब भी ये वापस आएगी, क्योंकि इस डीमन को पैदा नासु के इमोशंस ने किया है। नासु की वो भावनाएं जो ये चाहती है कि नासु के पिता उस पर ध्यान दें, और ये डीमन भी यही कर रहा है, सिर्फ नासु पर ध्यान दे रहा है। नासु चिल्लाकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिंता कहता है, मैं जितनी चाहे बार इसे मार दूं, ये फिर से पैदा होकर आएगा, क्योंकि ये तुम्हारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। नासु कहती है, तो अब मैं क्या करूं? जिंता कहता है, मुझसे बस ये कह दो कि मैं इस डीमन को मार दूं। और अब हमें पता चलता है कि नासु अपने पिता से बहुत प्यार करती है, पर उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। और लोगों के मुंह से कई तरह की बातें सुन नासु को और भी ज्यादा बुरा लगता। और अब नासु रोते हुए कहती है, ये डीमन मैं ही हूँ, यानी कि मुझे मरने की जरूरत है। पर ज़ेंजी उससे कहता है, आप गलत सोच रही हैं। मैं जानता हूँ कि बॉस आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनकी कितनी ज्यादा परवाह करती हैं। बस बॉस की दिक्कत ये है कि वो अपनी भावनाओं को सही से जाहिर नहीं कर पाते। आपको बस उनसे दिल खोलकर बातें करने की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि वो भी आपसे दिल खोलकर बातें करेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। ज़ेंजी की बातों से नासु को हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो जिंता से इस डीमन को खत्म करने को कहती है। जिसके बाद जिंता अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद इस डीमन की ओर आगे बढ़ता है और एक ही स्लैश में इस डीमन को काट देता है, जिसके बाद वो डीमन सफेद धुंध बनकर गायब होने लगता है। दोस्तों, नासु ने यहाँ पर अपने नेगेटिव इमोशंस पर जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद वो चैन की नींद सो जाती है। पर हम जिंता को बाहर देखते हैं और वो देखता है कि वो डीमन अब तक मरा नहीं है, वो फिर से रीजनरेट कर रहा है। और यही देख जिंता कहता है, इस जगह पर एक और औरत थी जिसके अंदर डीमन बनने की काबिलियत थी। ये डीमन सिर्फ नासु की वजह से ये बात नहीं कहता कि मेरी बेटी को लौटा दो। ये डीमन पूरी तरह से रीजनरेट करके यही बात कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। जिंता कहता है, ये डीमन यहाँ उस बच्ची की बात कर रहा है जिसे जुजो सामा की बीबी ने पैदा किया था, और वो है सुसुने। और दोस्तों, ये डीमन सिर्फ नासु की भावनाओं से नहीं बल्कि जिंता की मरी हुई माँ की भावनाओं से मिलकर पैदा हुई है।
और जैसे ही जिंता को इस बात का एहसास होता है, ये डीमन टूट टूट कर यहीं गिरने लगती है। और अब जिंता कहता है हर किसी को वर्तमान में जीना चाहिए, हम खुद को हमेशा पास्ट में कैद करके नहीं रख सकते, इसीलिए प्लीज अब आप आराम कीजिए। और यही कहकर जिंता उस डीमन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये डीमन कहीं ना कहीं जिंता की माँ ही थी। अब अगले दिन वक्त आता है जिंता के जाने का। ज़ेंजी जिंता को शुक्रिया कहता है। नासु भी कहती है कि वो खुद को बदलेगी, पर ऐसा करने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही वो यहाँ शुक्रिया भी कहती है। जिंता कहता है शुक्रिया मत कहो, शायद मैंने भी यहाँ पर एक बहुत पुराना कर्ज चुका दिया है। जब मैं छोटा था तब मैं उसी चीज को हकीकत मानता जो मैं अपनी आंखों से देखता, पर कई बार चीजें हम जितना सोचते हैं उनसे ज्यादा गहरी होती हैं, और मैं बस उस वक्त ये बात नहीं समझ सका और असल हकीकत से भाग गया, और मैं यहाँ उसी की भरपाई करना चाहता था। नात्सु को उसकी बातें समझ नहीं आती, पर जिंता अलविदा कहकर अब जाने लगता है। उसके वहां से निकलते ही जूजो सामा बाहर निकलते हैं। ज़ेंजी कहता है आपको भी उसे शुक्रिया कहना चाहिए था, पर वो कहते हैं मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं लगा, मुझे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। ज़ेंजी पूछता है आपको उस पर इतना यकीन क्यों था? महाशय कहते हैं पागलों जैसी बात मत करो, हर पिता को अपने बेटे पर भरोसा होता है, पर उसे ये बात समझ ही नहीं आती। पर दोस्तों हम समझ जाते हैं कि जिंता इन महाशय की ही औलाद है, और यही कहानी की शुरुआत में सुजुने को पीट रहे थे। अब जैसे ही ये जाने लगते हैं, नात्सु कहती है क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, क्योंकि जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मुझे दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उनके लिए अच्छे कार्य करके उनकी काइंडनेस को लौटाना चाहिए। जोसुन महाशय कहते हैं तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा अपने माता पिता के सारे रहमो करम का कर्जा चुका सकता है एक अच्छी जिंदगी जीकर। दूसरी ओर हम चिंता को देखते हैं जो आसमान की ओर देख मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों यहीं ये पार्ट 1 एंड होता है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हें क्या लगता है, शिरायुकी ने जो किया वो सही था या सुजुने ने जो किया वो सही था? लेकिन अपना जवाब देने से पहले ये याद रखना कि शिरायुकी ने वो सब अपने गांव के लिए किया और सुजुने ने अपने भाई के लिए। वैसे यहाँ कसूर गलतफहमी का भी हो सकता है, पर तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। एपिसोड 3 शुरू होता है जहाँ कहानी अब 1853 तक आ चुकी है, और यहाँ हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओफू नाम की लड़की कांपते हुए हमारे जिंता के लिए खाना लेकर आती है। जैसे ही जिंता खाना शुरू करने वाला होता है, तभी इस लड़की के पिता जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो जिंता को बताते हैं कि हाल ही में हमारे यहाँ एक सीरियल किलर घूम रहा है, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। महाराज को जल्द से जल्द उस किलर के बारे में कुछ करना चाहिए। वैसे दोस्तों इनकी दुकान खुले बस 10 दिन ही हुए हैं और इन्हें ये जगह काफी सस्ते में मिल गई थी। वैसे लड़के तुम यहाँ लगातार 5 दिनों से आ रहे हो हमारे इस खतरनाक गाँव में, ये काफी अजीब है। ओफू कहती है पिताजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? पर महाशय कहते हैं वैसे तुम्हें हमारी दुकान का खाना कैसा लगा? जिंता कहता है बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं। महाशय कहते हैं तुम्हारे बोलने का तरीका काफी कठोर है, शायद से तुम्हारे साथ काफी बुरी घटनाएं घटी हैं। अब जिंता अपना बिल पे कर देता है। महाशय कहते हैं तुम्हारे पास तो काफी पैसे हैं, आखिर काम क्या करते हो तुम? जिंता ये बताकर जाने लगता है कि वो डीमंस को मारता है। ये बात सुन महाशय जिंता को बताते हैं कि जो सीरियल किलर इनके गांव में घूम रहा है वो बहुत अजीब ढंग से लोगों को मारता है, और जिस हालत में इन्हें मरे हुए लोगों की लाशें मिलती हैं, लोगों का कहना है कि ये काम किसी डीमन का ही है। तभी ओफू आकर कहती है डीमंस और सीरियल किलर ये चीजें कितनी डरावनी हैं। वैसे सर आप अपना ख्याल रखिएगा। जिंता कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझसे ये बात कह रही हो। पर ओफू कहती है पर मुझे तो आपके अंदर एक प्यारा बच्चा नजर आता है। और अब जिंता यहाँ कुछ नहीं कह पाता। अब रात के वक्त एक ब्रिज के पास जिंता खड़ा होकर डीमन के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए वो जाने लगता है। पर अचानक ही उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तेजी से भागकर उस जगह पहुँचता है जहाँ आवाज आई थी, और यहाँ आकर वो देखता है कि कुछ लोग बहुत ही बुरी हालत में मरे पड़े हैं। जिंता इनके पास आकर इनकी लाशों को गौर से देखने लगता है। यहाँ सिर्फ मर्द पड़े हैं, पर जिंता को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी। पर अचानक ही जिंता पर एक हमला हो जाता है। इससे पहले कि जिंता को कुछ समझ आता, उस पर एक और हमला होता है, पर इस बार वो अपनी तलवार से उस हमले को रोक लेता है। लेकिन यहाँ उसे अपने सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और अचानक ही उस पर पीछे से हमला हो जाता है। जिंता समझ जाता है कि ये जरूर से एक डीमन का काम है, और अब इसीलिए वो भी अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और अब जब वो अनदेखा डीमन जिंता पर फिर से हमला करने आता है, तो इस बार जिंता अपने हाथ से उसकी तलवार को तोड़कर अपनी तलवार के वार से उसे जख्मी कर देता है और कहता है कि मेरे सामने आओ। वो डीमन जिंता के सामने आता है। जिंता कहता है मरने से पहले अपना नाम बताओ डीमन। वो डीमन अपना नाम मोसुके बताता है।
और अब चिंता उसे खत्म ही करने वाला था कि वो डीमन कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और मैंने तुम पर हमला सिर्फ इसी वजह से किया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम वो सीरियल किलर हो। अफवाहों का कहना है कि वो सीरियल किलर एक डीमन है और मुझे तुम्हारे अंदर से डीमन की गंध आई, इसीलिए मैंने तुम पर हमला किया। जिंता पूछता है कि आखिर तुम उस सीरियल किलर को क्यों मारना चाहते हो। मोसुके कहता है, कैसा रहेगा हम कहीं और जाकर बात करें। सो अब जिंता खुद को नॉर्मल कर लेता है, जिसके बाद हम जिंता को एक घर में देखते हैं। ये शायद उसी डीमन का घर है और हमें जानने को मिलता है कि ये डीमन मोनोसुके इंसानों के बीच इंसान बनकर शांति से रह रहा है और वो चिंता को पीने के लिए शराब देता है, उसे इस बात का आश्वासन देते हुए कि इसमें जहर नहीं है। वैसे मेरा नाम मोसुके है और मैं इस छोटे से घर में अकेला रहता हूँ और मुझ में अदृश्य होने की ताकत है और मैं पिछले 100 सालों से जिंदा हूँ। यानी कि मोसुके एक सुपीरियर डीमन है, लेकिन फिजिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिंता कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम वो सीरियल किलर नहीं हो जो लोगों को मार रहा है। मोसुके जिंता के सामने झुककर कहता है, मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। जिंता पूछता है, पर तुमने ये जाने बिना कि मैं वो सीरियल किलर हूँ या नहीं मुझ पर हमला क्यों किया। मोसुके बताता है कि इस गांव में जितने लोग गायब हो रहे हैं उतनों की लाशें नहीं मिल रही। जिंता कहता है, उसने भी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मोसुके कहता है, जितने भी मर्द होते हैं वो मौके पर ही मरे मिलते हैं और जो औरतें होती हैं उन्हें वो अगवा कर लेता है। और दोस्तों, उसने मोसुके की बीवी को भी अगवा कर लिया है। इसकी बीवी का नाम हासु है और वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है और ये जानते हुए भी कि मोसुके एक डीमन है, वो उससे प्यार करती है। पर 1 महीने पहले उसे अगवा कर लिया गया और 10 दिन पहले नदी किनारे उसकी लाश मिली और उसकी लाश देखकर लग रहा था जैसे बहुत बुरी तरह से उसका बलात्कार हुआ हो। मेरी बीवी दिल की बहुत अच्छी थी, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और यही कहते हुए मोसुके के आंसू गिरने लगते हैं और अब उसके दिल में उस सीरियल किलर के लिए सिर्फ नफरत भरी है और वो अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता है। और जब उसे लगा कि वो सीरियल किलर जिंता है, तब उसने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। पर जिंता यहाँ कहता है, उस डीमन को मैं मारूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। मोसुके कहता है, मैं उस डीमन को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, बस बदले में उसकी आखिरी सांसें मैं लूंगा। पर जिंता कहता है, मोसुके क्या तुम सच में किसी की जान लेने का बोझ अपने ऊपर डालना चाहते हो। पर मोसुके कहता है, हम डीमंस कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं। अब ये बात सुन जिंता मोसुके के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और इस बात से मोसुके काफी खुश होता है। अब सुबह होते ही हम देखते हैं कि मोसुके और जिंता चारों ओर उस सीरियल किलर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। पर वक्त गुजरता है और इन्हें कुछ पता नहीं चलता। पर जिंता कहता है, हम कोशिश करते रहेंगे। अब इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ शराब पीते हुए देखते हैं। मोसुके पूछता है, जिंता तुम डीमंस को क्यों मारते हो। जिंता कहता है, पैसों के लिए। मोसुके कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम बेवजह सिर्फ पैसों के लिए किसी को मारोगे, तुम्हारे इस काम की कोई और वजह है ना। जिंता बताता है कि एक डीमन है जिसे वो हर हालत में रोकना चाहता है। मैं भी पहले एक इंसान था, पर मेरी आंखों के सामने एक डीमन ने मेरे प्यार को खत्म कर दिया और उस नफरत से मैं एक डीमन बन गया। मोसुके कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस डीमन को मारना नहीं, रोकना चाहते हो। जिंता अपनी बहन को याद कर कहता है, असल फैसला तब होगा जब मैं उससे मिलूंगा। जिसके बाद जिंता पूछता है, मोसुके अपनी बीवी का बदला लेने के बाद तुम क्या करोगे। वो कहता है कि उसने इंसानों के बीच रहना इसीलिए शुरू किया क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा जरा भी पसंद नहीं था। वो बस एक प्यारी सी जिंदगी जीना चाहता था और उसकी पत्नी ने उसकी जिंदगी में आकर उसे बहुत खुशियां दी। अपनी बीवी का बदला लेने के बाद मैं फिर से एक शांति भरी जिंदगी जीना शुरू करूंगा, अपनी बीवी की कब्र का ध्यान रखते हुए। ये सुन जिंता कहता है, तुमने ये गलत कहा था कि मैं बेवजह कुछ नहीं करता। मेरे दिल में मेरी अपनी ही बहन के प्रति बहुत नफरत भरी हुई है। अब अगले दिन फिर से रेस्टोरेंट में जिंता खाना खाने के लिए आता है। ओफू यहाँ पूछती है, तुम डीमंस को मारने का काम करते हो है ना, तो क्या तुमने उस डीमन को मार दिया जिंता। जिंता कहता है, नहीं अब तक नहीं। जिसके बाद जिंता कहता है, तुम जैसी प्यारी पेट्रेस इस दुकान में है, पर फिर भी यहाँ ज्यादा लोग क्यों नहीं हैं। जिंता की बात सुन महाशय आकर कहते हैं, तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है। बेटी तुम्हें जिंता कैसा लगता है। वो कहती है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हो। महाशय कहते हैं, पर मुझे तुम्हारी चिंता है बेटी। पर वो कहती है कि मैं यहाँ इस वक्त सिर्फ आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो जिंता से माफी मांगती है क्योंकि उसके पिता ने उससे अलग ही बात कह दी। पर जिंता कहता है, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं। वो कहती है, हाँ वो बहुत प्यारे हैं, पर आपको देखकर लगता है जैसे आपके पिता ऐसे नहीं थे। पर जिंता बताता है कि उसकी एक छोटी बहन थी सुजुने और उसके पिता
हमेशा उसकी बहन को मारते पीटते, और इसीलिए मैं अपनी बहन को लेकर भाग गया। पर अब मुझे समझ आता है कि आखिर वो वैसा क्यों करते थे। अक्सर चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। अब इसके बाद एक और दिन गुजर जाता है और इन्हें उस सीरियल किलर के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती। कुछ दिनों से वो डीमन कोई हरकत ही नहीं कर रहा है, पर अचानक ही मुसुके कुछ नोटिस करता है। जिंता देखता है कि ये तो ओफू है। मुसुके पूछता है, तुम इसे जानते हो? जिंता बताता है, जिस दुकान में मैं खाना खाने जाता हूँ, ये उस दुकान के मालिक की बेटी है। दोस्तों, यहाँ पर ओफू इन खूबसूरत फूलों को निहार रही थी, पर तभी जिंता उसके पास आता है। ओफू पूछती है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? जिंता देखता है कि मुसुके गायब हो चुका है, ताकि जिंता आराम से ओफू के साथ बात कर सके। जिसके बाद जिंता पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो ओफू? ओफू बताती है कि वो इन खूबसूरत फूलों को निहार रही है। इनका नाम स्नो विलो है और ये चेरी ब्लॉसम की फैमिली के ही एक मेंबर हैं। पर जिंता को ये फूल चेरी ब्लॉसम से काफी अलग लगते हैं, पर इसके बावजूद भी ये फूल काफी खूबसूरत होते हैं और खिलने पर इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और भले ही इन फूलों को देखने पर ऐसा लगे जैसे ये उदास हो, पर मैं जानती हूँ कि ये खुद को उदास नहीं मानते, वरना हर साल ये इतनी खूबसूरती से क्यों खिलते। और हर बार स्प्रिंग आने पर ये जब खिलते हैं तो इनकी खूबसूरती चारों ओर बिखरती है। ये बात सुन जिंता मुस्कुराता है और कहता है, चलो अब चलते हैं, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे। ओफू भी कहती है, ठीक है। अब जिंता के साथ आते हुए ओफू कहती है, तुम्हें देख लगता है जैसे तुम हमेशा खुद को बहुत ज्यादा पुश करते हो। जिंता कहता है, शायद क्योंकि मैं सिर्फ एक उद्देश्य के लिए जी रहा हूँ। ओफू कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, पर तुम्हें थोड़ा लाइफ में रिलैक्स रहना चाहिए। पर जिंता कहता है, शायद मैं तुम्हारी ये सलाह मान ना सकूं। अब तभी हम देखते हैं कि ओफू को फिर से कुछ खूबसूरत पौधे दिखते हैं। ओफू बताती है कि इन खूबसूरत से फूलों का नाम विंटर डेफनेस है, क्योंकि ये सर्दियों में खिलते हैं। और देखो वहाँ जो फूल लगे हैं ना, वो है चिकवीड। जिंता पहले से जानता था कि ये कौन से फूल हैं, क्योंकि उसके गांव में इन फूलों का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। बचपन में जिंता की एक दोस्त थी, उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। वो बहुत सारी मिठाई खा लेती, जिससे उसका पेट दर्द करने लगता, और फिर इन्हीं फूलों से उसके पेट दर्द की दवाई बनाई जाती। ये सुन ओफू कहती है, चिंता, सच में तुम बहुत प्यारे हो। तुम फूलों की खूबसूरती को निहारते हो और अपनी जिंदगी की प्यारी यादें भी अपने दिल में सजोए रखते हो। बस अपने उद्देश्य के लिए तुमने इन सबको अपने दिल में दबा कर रखा है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रेजेंट में जीना होगा। जब तुम अपने आसपास देखना शुरू करोगे, तुम्हें बहुत से खूबसूरत फूल खिलते हुए नजर आएंगे। ये बात सुन चिंता मुस्कुराता है और फिर वो ओफू को उसके घर तक लेकर आ जाता है। ओफू पूछती है, मैं अपने पापा से क्या कहूंगी कि तुम मेरे साथ क्यों हो? जिंता कहता है, उन्हें मेरे बारे में कुछ बताना ही मत। जिसके बाद ओफू जिंता को शुक्रिया कहती है उसे घर तक छोड़ने के लिए। पर तभी जिंता कहता है, क्या तुम फूलों के बारे में मुझे और बता सकती हो? वो मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बिल्कुल। पर ओफू के जाते ही वहाँ मोसुके आ जाता है। जिंता समझ जाता है कि ये उन दोनों का पीछा कर रहा था। अब अगले सीन में हम मोसुके को नशे की हालत में देखते हैं। ये दोनों ब्रिज पर थे, पर तभी अचानक जिंता के सामने से एक लड़की गुजरती है और अगले ही पल में मोसुके पर एक खतरनाक हमला हो जाता है। ये देख वो लड़की घबराकर यहीं गिर जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो असली सीरियल किलर डीमन आ चुका है। सो जिंता भी अपनी तलवार निकाल लेता है। ये डीमन जिंता पर हमला करने जाता है, पर जिंता उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। जिंता उस लड़की से कहता है, तुम जरा भी हिलना मत। जिसके बाद जिंता उस डीमन के साथ फाइट करने लगता है, पर जिंता को दूर कर वो डीमन इस लड़की को खत्म करने ही वाला था। पर इस लड़की को कोई बचा लेता है और वो मोसुके था, जो अभी भी जिंदा था। जिसके बाद जिंता फिर से उस डीमन के साथ लड़ता है, पर अब वो डीमन बहुत तेजी से यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद वो कहता है, वो डीमन भाग निकला। मोसुके कहता है, वो बहुत ताकतवर था और मुझे लगता है कि अब मैं उसका ठिकाना ढूंढ लूंगा। और यही कहकर मोसुके यहाँ से चला जाता है। पर तभी ये मोहतरमा जिंता से कहती है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मेरी मदद करो। सो अब जिंता इन मोहतरमा की ओर हाथ बढ़ाता है और उसका हाथ थाम ये मोहतरमा खड़ी हो जाती हैं और पूछती है, तुम मुझे भूले तो नहीं ना? जिंता को याद आता है कि अरे ये तो नासु है। इन दोनों की मुलाकात 3 साल बाद हो रही है। जिंता कहता है, तुम पहले से ज्यादा बदली नहीं, अभी भी काफी छोटी हो। वैसे यहाँ क्या कर रही हो? नासु कहती है, लड़कियों से जरा तमीज से बात किया करो। वैसे मैं एक डिलीवरी करके अपने घर जा रही थी। पर इस तरह नासु को देख जिंता कहता है, तुम पहले से काफी बदल चुकी हो। वो मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मैं बच्ची नहीं रही अब। पर अचानक ही इनके पीछे कोई आ जाता है, जिससे नासु डर जाती है। पर दोस्तों ये और कोई नहीं, ज़ेंजी होता है। जिसके बाद जिंता ज़ेंजी को बताता है कि नासु पर एक सीरियल किलर ने हमला किया था। और इस जगह की हालत देख ज़ेंजी इतना घबरा जाता है कि वो नासु से ही चिपक जाता है।
जिसके बाद चिंता बताता है कि ये काम एक डीमन का है और मैं उसी को मारने का काम कर रहा हूँ। नासु पूछती है, वैसे तुम अब क्या करते हो? जिंता बताता है कि वो अब भी डीमंस को मारता है और अगर तुम्हें कभी फिर से मुझसे काम करवाना हो तब मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। नासु कहती है, वैसे आज मेरी जान फिर से बचाने के लिए शुक्रिया। पर तभी ज़ेंजी जिंता को बताता है कि अगर वो डीमंस की तलाश कर रहा है तब उसने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसका पुजारी मर चुका है, पर लोगों को आज भी उस मंदिर से औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है और अब लोग कहते हैं कि वहाँ कोई डीमन रहता है। दूसरी ओर मोसुके अभी भी उस डीमन का पीछा कर रहा था और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि वही डीमन किसी और औरत को अगवा करके ले जा रहा था। उस डीमन को देखते ही मोसुके को अपनी बीवी याद आती है जिसकी लाश से लिपटकर वो बहुत रोया। वो बहुत ही गुस्से में आकर उस डीमन का पीछा करने लगता है और इसी तरह वो एक मंदिर में पहुंचता है। मोसुके गायब होकर इस मंदिर के अंदर आता है। यहाँ वो छुप कर देखता है कि वो डीमन उस औरत को बहुत ही बेरहमी से खा रहा था। उस औरत के हाथ पैर अलग अलग होकर गिर रहे थे, चारों ओर खून फैल रहा था और आखिर में बचती है तो सिर्फ उस औरत की गर्दन। इस डीमन का ये भयानक रूप देख मोसुके गुस्से में आकर इस पर हमला करने जाता है, पर ये डीमन अपने एक हमले से मोसुके को ही जख्मी कर देता है और इसके बाद वो उस औरत का सिर पकड़कर उसे भी खा लेता है। जिसके बाद वो डीमन जख्मी मोसुके को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। जिसके कुछ देर बाद इसी मंदिर में चिंता आता है। ज़ेंजी ने उसे इसी मंदिर के बारे में बताया था। यहाँ आते ही वो जख्मी हालत में मोसुके को देखता है। मोसुके कहता है, मुझे माफ करना, मैं कुछ ना कर सका। उसने मेरी आंखों के सामने एक औरत को पूरा खा लिया। जिंता, मेरी ये तलवार कातोनो नामक गांव में बनी थी और ये डीमंस के खिलाफ एक गुडलक की निशानी है। तुम इसे लेकर मेरी बीवी का बदला लो और तुम मेरी ताकत भी ले सकते हो। और यहाँ मोसुके दम तोड़ देता है। अब मोसुके की ताकत को एब्सॉर्ब करते हुए जिंता को उसके बारे में सब पता चलता है। बचपन से ही दूसरे डीमन से भागता हुआ मोसुके इस गांव में आ पहुंचा और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। पर एक दिन उसकी मुलाकात हात्सु से हुई जो उसके पास मूली बेचने आई थी। पर इसके बाद इनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर एक दिन मोसुके ने हात्सु को बालों में लगाने वाला ये पिन दिया और फिर आखिर में एक दिन मोसुके ने बता दिया कि वो एक डीमन है। पर इससे भी हात्सु को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चाहे मोसुके एक इंसान हो या डीमन, हात्सु उससे प्यार करती है और इससे मोसुके को बहुत खुशी होती है। पर आज चिंता की आंखों के सामने मोसुके धुआं बनकर गायब हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो डीमन एक और औरत को पकड़ कर ले आया था और इसके बाद वो उसे खाना भी शुरू कर देता है और उसे खाते हुए बताता है कि जब मुझे होश आया मैं इस डिमोनिक बॉडी में था और मुझे अंदर से एक बात पता थी कि मुझे मर्दों को मारना है क्योंकि इसीलिए मैं पैदा हुआ। और इसके बाद मैं किसी ऐसी चीज की तलाश करने लगा जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता कि वो चीज है क्या। मेरे अंदर से सिर्फ एक आवाज आती कि मुझे घर जाना है, पर वो घर है कहाँ मुझे नहीं पता। पर एक बात जो मैं जानता था कि मैं इस तरह तो घर नहीं जा सकता, मुझे एक सुंदर सा शरीर चाहिए होगा और इसीलिए मैंने औरतों को अगवा करना शुरू किया। मुझे ज्यादा से ज्यादा औरतों को खाकर घर जाना होगा, चाहे मुझे कुछ करना हो। मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ, उस जगह जहाँ मेरा अस्तित्व मायने रखता है। पर तभी यहाँ चिंता आता है। मोसुके की गायब होने वाली एबिलिटी का यूज करते हुए वो इस डीमन का एक हाथ काट देता है जिससे इस डीमन को बेहिसाब दर्द होता है और फिर ये अपने एक हाथ से ही जिंता पर हमले करने लगता है। पर इनविजिबल जिंता इसके हमलों से बच रहा था। ये डीमन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए जिंता अपने डिमोनिक हैंड का यूज करता है और इसके बाद वो तेजी से इस डीमन की ओर बढ़ इसकी गर्दन को काट देता है और वो डीमन गर्दन कटने के बाद बहुत तड़पता है। फिर जिंता इसके पास आकर इससे एक सवाल पूछता है, तुम मर्दों को मौके पर ही मार देते हो पर औरतों को यहाँ अपनी मांद में लाते हो। पर मोसुके की बीवी की बॉडी सही सलामत थी, अगर तुमने उसे मारा होता तो तुम उसे खा जाते। आखिर तुम चीज क्या हो। पर इस हालत में ये डीमन कहता है, मुझे घर जाने के लिए एक शरीर चाहिए। पर अब जिंता इस डीमन की पावर को कंज्यूम करने के लिए इसे उठा लेता है। इस डीमन की पावर है कि ये कुछ वक्त के लिए अपनी स्पीड बहुत तेज कर सकता है और आसमान में भी छलांगे मार सकता है। पर इसके बाद वो इस डीमन की आत्मा देखता है और हमें जानने को मिलता है कि ये डीमन असल में एक लड़की थी जिसका कुछ आदमियों ने बलात्कार किया और फिर उसके शरीर को पानी में फेंक दिया। पर पानी में डूबते हुए भी इसका सिर्फ एक ख्याल था, मैं इस तरह घर नहीं जा सकती, मुझे एक शरीर चाहिए होगा, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा उसके पास। और यहाँ जिंता को पता चलता है वो औरत या ये डीमन असल में हात्सु है, मोसुके की पत्नी।
और वो चिंता के सामने धुआं बनकर गायब हो जाती है और बचा रह जाता है तो उसका हेयर पिन जो मोसुके ने दिया था। जिंता को यहाँ बहुत दुख होता है, पर अगले दिन वो यहाँ से निकल पड़ता है मोसुके के घर पर उसकी पत्नी और मोसुके का सामान छोड़कर। वहीं इस दुकान में महाशय कहते हैं, जिंता काफी दिनों से नहीं आया ना? और वो बताती है कि नहीं, कल मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने कहा था कि वो जाने से पहले आखिरी बार दुकान में जरूर आएगा। महाशय कहते हैं, पर अब लोगों का मरना बंद हो गया है, उसका काम तो खत्म हुआ ना? ओफू कहती है, शायद कुछ डीमन अभी भी जिंदा हों। जिसके बाद रात के वक्त हम दो आदमियों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें किस औरत के साथ मजे लेने चाहिए, शादीशुदा या कुंवारी। दोस्तों, ये वही दोनों हैं जिन्होंने मोसुके की पत्नी हासु का बलात्कार किया था। तभी इनके सामने चिंता आता है और वो पलक झपकाते ही इन दोनों को खत्म कर देता है। और इसके बाद वो कहता है, मोसुके, अब तुम्हारी आत्मा को असल मायने में शांति मिलेगी, तुम्हारी पत्नी के हत्यारे मारे जा चुके हैं। और इसी तरह चिंता यहाँ से चला जाता है। वैसे इस खूबसूरत रात का सीन काफी प्यारा है ना? जिसके अगले सीन में हमें एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो एक बॉल के साथ खेलते हुए एक बहुत ही प्यारा गाना गा रही थी। और ये गाना गाने के बाद वो कहती है, यहाँ ये गाना खत्म होता है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो बड़ा मायूस नजर आ रहा था। वो एक दुकान में जाने वाला था कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है। उस आदमी में उसे किसी और की झलक दिखाई देती है, पर उसकी ओर जाते ही वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की तुरंत उससे माफी मांगती है। वो भी माफी मांगते हुए कहता है कि इसमें मेरी भी गलती थी। तभी ओफू के पिता आकर कहते हैं कि अरे, आप तो नाओसुका मियुरा सामा हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध और दयालु सामुराई। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ओफू इन मियुरा सामा के लिए खाना लेकर आती है, पर इन्हें इस तरह देख महाशय आकर पूछते हैं कि क्या हुआ मियुरा सामा, आप उदास लग रहे हैं। ये कहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। महाशय कहते हैं, बताइए ना। जिसके बाद ये बताता है कि इसका बड़ा भाई। पर तभी महाशय कहते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप ही अपने परिवार के इकलौते वारिस हैं, आपका कोई भाई नहीं है। पर ये कहता है कि नहीं, मेरे बड़े भाई हैं और उनका नाम सादानागा मियुरा है, पर इन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। और इसी वजह से अब नाओसुगा को भी लगने लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उसके पेरेंट्स का भी यही कहना है कि उसका कोई बड़ा भाई नहीं है। महाशय उसे समझाते हैं, हिम्मत रखिए। तभी ओफू कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो शायद आपकी मदद कर सके। महाशय कहते हैं कि हाँ, हमारी दुकान में एक रेगुलर कस्टमर आता है। नाओसुगा कहते हैं कि क्या उसके पास कोई ताकत है जिससे वो इविल स्पिरिट्स को खत्म करता हो। पर ये बात सुन ये दोनों बाप बेटी हंसते हैं और महाशय कहते हैं कि नहीं, वो तो एक मामूली सा आदमी है, पर वो अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में काफी माहिर है। साथ ही वो अपनी तलवारों से डीमंस को भी मारता है। वो यहाँ खाना खाने आता ही होगा और तभी वहाँ जिंता आ जाता है और वो आते ही अपना ऑर्डर दे देता है। पर यहाँ नाओसुगा चिंता को देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिंता खाना खा रहा होता है। महाशय कहते हैं, कहीं तुम्हें हमारी दुकान के खाने की आदत तो नहीं हो गई। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद ओफू उसके लिए चाय लेकर आती है। जिंता कहता है, तुम दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हो। ओफू कहती है, बेहतर तो बनना ही होगा ना, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। जिंता कहता है कि फूलों के खिलने का मौसम आ गया है, सारे फूल खिलना शुरू हो गए हैं, मैं इन खूबसूरत फूलों से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाता। ओफू कहती है कि मैं तुम्हें बाद में फूलों के बारे में और बताऊंगी। पर तभी बीच में नाओसुगा आ जाता है और वो चिंता को अपना नाम बताकर कहता है, इस तरह बीच में आने के लिए माफ करना, पर मैंने सुना है कि आप डीमंस और ऐसी ही फेनोमेनल चीजों को संभालने का काम लेते हैं। जिंता कहता है, हाँ, मैं डीमंस को मारता हूँ। नाओसुगा कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक रहस्य सुलझाएं। पर जिंता कहता है, डीमंस को मारने के अलावा मैं शायद आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुन नाओसुगा निराश होकर खाना खाए बिना ही पैसे देकर चला जाता है। जिसके बाद महाशय जिंता से कहते हैं कि क्या तुम नाओसुगा सामा की मदद नहीं कर सकते। उसका बेवकूफ बड़ा भाई अचानक ही कहीं गायब हो गया और इसीलिए अब वो उसे ढूंढ रहा है। ओफू भी कहती है, अपने किसी करीबी को खो देना दिल को बहुत ठेस देता है, प्लीज आप उनकी मदद कीजिए ना। अब इन दोनों को इस तरह देख जिंता मदद के लिए राजी हो जाता है, पर इस आदमी के लिए मुझे इतना मजबूर क्यों करना। महाशय कहते हैं कि वो उन कुछ लोगों में से एक है जो यहाँ रेगुलर आते हैं। फिर अगले सीन में हम जिंता को नासु के साथ देखते हैं। नासु देखती है कि जिंता बड़े चाव से मोची खा रहा था। हाँ, ये इस डिश का नाम है क्योंकि ये उसकी फेवरेट डिश है। सो नासु भी इसे टेस्ट करती है, उसे भी इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। पर तभी चिंता पूछता है कि वैसे तुम और ज़ेंजी शादी कब कर रहे हो। ये बात सुन नासु के गले में खाना फंस जाता है। जिसके बाद वो कहती है, तुम पागल हो, आखिर मैं ज़ेंजी से शादी क्यों करूंगी। जिंता कहता है, तुम्हारे पिता को ये काफी पसंद आएगा कि तुमने
उस जैसे एक अच्छे दिल के लड़के से शादी की। पर नासु बताती है कि वो जेंजी को भाई मानती है और उसके पिता का कहना है कि वो अपने लिए अपना हस्बैंड खुद चुन सकती है। वैसे तुम्हें शादी नहीं करनी, वो कहता है, आखिर मुझ जैसे मुसाफिर से कौन ही शादी करेगा। नासु पूछती है, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? वो बताता है 31। ये जान नासु हैरान हो जाती है कि तुम तो जेंजी से भी ज्यादा बड़े हो, पर तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पर अब जिंता कहता है, अब मुझे अपने काम पर वापस जाना होगा। नासु पूछती है, आखिर तुम इस तरह सफर करते हुए डीमंस को क्यों मारते हो? जिंता कहता है कि काश मेरे पास भी इस सवाल का जवाब होता, पर मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। ये सुन नासु कहती है, सच में तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी अजीब है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इस दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, पर शायद से तुम एक ऐसे उड़ते हुए परिंदे हो जिसकी कोई मंजिल है। और यही सब कहकर नासु यहाँ से अपनी दुकान के लिए निकल जाती है, पर जाने से पहले वो कहती है कि ज्यादा सोचा मत करो, वरना बुड्ढों की तरह रिंकल्स आ जाएंगे। जिंता यहाँ मुस्कुराता है। वहीं दूसरी ओर नाओसुगा की माँ कहती है, अब तुम अपनी तलाश करना बंद करो। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है, और मुझे पता चला कि तुम अपने मनगढ़ंत भाई को हर जगह ढूंढ रहे हो, यहाँ तक कि कोठों पर भी। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम एक गौरवमय सामुराई परिवार के बेटे हो और इकलौते वारिस भी। पर वो कहता है, अपने भाई को ढूंढने के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। और ये कहकर वो अपने भाई को ढूंढने के लिए एक बार फिर से निकल पड़ता है। वो अपने घर से भागकर काफी दूर आ जाता है और यहाँ उसे एक शख्स की बात याद आती है कि घर से लोग नहीं बनते, बल्कि लोगों से घर बनता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक सामुराई के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों पर ही वो जिंदा रहता है और उन्हीं पर वो मरता भी है। और ये बात कही थी उसके बड़े भाई ने। वो यही सोच रहा था कि उसका भाई कहाँ गया होगा, पर तभी वहाँ जिंता आ जाता है। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ ताकि आप अपने रहस्य को सुलझा सकें, पर मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं। नाओसुगा कहता है, कोई बात नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरा साथ दे रहे हो। जिसके बाद जिंता पूछता है, तुम्हारे भाई के गायब होने से पहले हालात कैसे थे? पर ये इस तरह खड़े होकर तो बात कर नहीं सकते, और नाओसुगा जिंता को लेकर अपने घर भी नहीं जा सकता। वो अभी घर से भाग कर आया है, इसीलिए जिंता नाओसुगा को महाशय के होटल में लेकर आता है। नाओसुगा पूछता है, तुम एक मुसाफिर हो ना, तब तुम्हारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी की तलवार कहाँ से आई? जिंता बताता है कि वो पहले एक ऐसे गांव में रहता था जहाँ ब्लैक स्मिथ रहा करते, और वहीं से जिंता को ये तलवार मिली। उस गांव के मुखिया ने इस तलवार का जिम्मा मुझे सौंपा। ये बात सुन नाओसुगा इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि जिंता का दोनों ब्लेड से है, क्योंकि वहीं के ब्लैक स्मिथ इतनी बेहतरीन तलवार बना सकते हैं। जिंता बताता है कि ये एक पवित्र तलवार है जो गांव के मंदिर में रहती थी, पर कुछ अजीब से हालातों की वजह से ये मेरे पास है। जिसके बाद नाओसुगा को इस तलवार का नाम पता चलता है, याराई, जो कि डीमंस को मारने के लिए एक काफी पावरफुल वेपन है। और इसके बारे में काफी किस्से कहानियां हैं, पर जिंता ने इन कहानियों के बारे में कुछ नहीं सुना था। पर यह बात सच है कि पिछले 100 सालों में इस तलवार की धार में जरा भी कमी नहीं आई। नाओसुगा कहता है, क्या तुम इस तलवार को मुझे निकाल कर दिखा सकते हो? जिंता मना कर देता है और कहता है, क्या मैं अपना काम शुरू करना चाहिए? नाओसुगा बताता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा भाई सादानागा गायब हो चुका है और ना जाने कैसे हर कोई मेरे भाई के बारे में भूल चुका है। मेरे माता पिता का भी कहना है कि उन्होंने सादानागा का नाम कभी नहीं सुना और मैं ही उनका इकलौता वारिस हूँ। मैंने बहुत खोजबीन की और मुझे पता चला कि मेरे अलावा मेरे भाई के बारे में किसी को कुछ याद नहीं। पर तभी महाशय यहाँ आकर कहती हैं, अगर तुम दोनों को यहाँ सीरियस बातें करनी है तो किसी प्राइवेट जगह पर जाना चाहिए था, यहाँ बाकी लोग तुम्हारी बातें सुन सकते हैं। पर जिंता कहता है कि इस दुकान पर कभी कभार ही लोग आते हैं, ये सही जगह है बात करने के लिए। और इसके अलावा तुम दोनों को नाओसुगा सामा की काफी चिंता भी है, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी। और जिंता के ऐसा करने से ओफू को बड़ी खुशी होती है। जिसके बाद नाओसुगा आगे बताता है कि उसका बड़ा भाई जनवरी महीने के आखिर से गायब है, लेकिन उनके गायब होने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, एक लड़की से मिलने जाने की। और मुझे उनके कमरे में कुछ फूल भी मिले और पता नहीं वो कौन से फूल थे, पर उनकी गंध बहुत तेज थी। पर शायद वो फूल मेरे भाई ने ही गायब होने से पहले वहाँ रखे होंगे। जिंता पूछता है, क्या वो फूल अब भी तुम्हारे पास है? वो बताता है कि हाँ, घर पर हैं। ये सुन जिंता कहता है, मैं आपके घर जाना चाहूंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जिंता दुकान में आता है, पर यहाँ उसे नासु दिखती है। जिंता नासु के पास आकर ही बैठ जाता है। ओफू कहती है, तुम दोनों पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए हो। पर नासु कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जिंता पूछता है, ओफू तुम नाओसुगा सामा के कितने करीब हो? वो बताती है कि वो बस उनके साथ स्पेशल ओकेजन्स पर ही कभी कभार बात करती है और वो हमेशा काफी विनम्र होकर बात करते हैं, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह। महाशय कहते हैं कि हाँ, वैसे तो वो काफी शांत हैं, पर तलवारों की बात आने पर वो कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं।
जिसके बाद महाशय जिंता को एक चीज दिखाते हैं जो नाओसुगा ने ही इन्हें दी है। ये बहुत ज्यादा खास तो नहीं है, पर उनके परिवार के सामुराई के पास ये चीज होती ही है। नाओसुगा सामा बस बिजनेस के दौरान और तलवारों के बारे में बात करते ही ओपन हो जाते हैं, पर उनकी माता श्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और इसके बाद महाशय ये कोगाई नामक चीज जिंता को सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि एक दुकानदार के पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो किसी सामुराई के लिए होती है। उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। और अब इसीलिए जिंतायन महाशय के लिए इस कोगाई को अपने पास रख लेता है। और इसके बाद वो ओफू से पूछता है जिन फूलों का जिक्र नाओसुगा सामा ने किया था वो डैफोडिल्स ही हैं, है ना? वो हाँ में सिर हिलाती है और जिंता यहाँ परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम फिर से इस लड़की को देखते हैं जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। एक आदमी और औरत उस बच्ची को देख रहे थे, पर कुछ ही पलों में एक हवा के झोंके के साथ ये सब धुआं बनकर गायब हो जाता है और हर एक चीज बेजान सी लगने लगती है। पर यही ये पार्ट एंड होता है। तो जानना चाहोगे कि आगे जिंता के सफर में क्या क्या होने वाला है और क्या वो नाओसुगा सामा के भाई की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा? ये जानने को मिलेगा अगले पार्ट में। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।